जो भी दोस्त हमारे साथ इंडिया से जुड़े हुए हैं और जो भी, उन सबको हम नमस्कार करते हैं। और आज हमारे साथ में पेंसिल्वेनिया से डॉक्टर शिखा डोमरा है। शी इज इंटर्निस्ट और काफी सालों से अमेरिका में प्रैक्टिस करती हैं। शी इज वेरी हाईली प्रोफेशनल एंड वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी. She has been associated with lot of she is in part of a lot of associations and is always helpful for the Indian community. तो जब शिखा जी को ये मालूम पड़ा कि हम लोग ऐसा कैंपेन कर रहे हैं और काफी लोग उससे बेनिफिट हो रहे हैं और इंडिया के लिए काफी हेल्पफुल है और लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो रहा है, तो उन्होंने इमिडिएटली इससे जुड़ने का इंटरेस्ट दिखाया और हमने शिखा जी को इनवाइट किया है आज कि अपनी वो एक्सपर्ट गाइडेंस, शिखा जी कोविड पे पिछले 2 साल से काम कर रही है, काफी एक्सपर्ट है, और आज हमने शिखा जी के एक्सपीरियंस का फायदा उठाने के लिए आप उनको इनवाइट किया है। तो शिखा जी, हम आपको इनवाइट करते हैं एंड आज की सेशन में आप जो लोग हैं उनको गाइड करिए कि हाउ कोविड से कैसे फाइट करी जाए, कैसे इस डिजीज से लड़ा जाए, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए और अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट किया जाए, अपने दोस्त रिश्तेदारों को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हम सुन रहे हैं एवरी अदर डे कोई ना कोई किसी ना किसी फैमिली में कुछ सफर हो रहा है। और हमारी यही कोशिश है कि कम से कम लोग इस बीमारी से की ट्रेजेडी से मिलाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस मेडिकल असिस्टेंस से फायदा उठाए और इस गाइडेंस से फायदा उठाए और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो और एक हम डिस्क्लेमर आपको रीड करना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस जूम कॉल से जुड़ा हुआ है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे ऑर्गेनाइजर हो, चाहे कोई भी हो, वो प्लीज किसी भी लाइबिलिटी से परे है। वो दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन बेस्ड। हम आपको गाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं, पर वी आर नॉट शुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनीथिंग फॉर दैट। इसके आगे आपको जो भी एडवाइस चाहिए, प्लीज अपने लोकल डॉक्टर्स, अपने लोकल हॉस्पिटल से कंसल्ट करिए। ये एक्सपर्ट एडवाइस है अमेरिका से में प्रैक्टिस करे डॉक्टर्स की तरफ से एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे, खाली हम अपने एक हमारा कंट्री के प्रति जो प्रेम है, आप लोगों के प्रति जो प्यार है और जो जिम्मेवारी हम समझते हैं, हम उस जिम्मेवारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कंट्री के, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने कैंपेन शुरू किया है। और अशोक जी श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस। जिस तरह से हमने ये कैंपेन शुरू किया है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं एवरी डे हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं यूट्यूब में, वो अपने वीडियोस देख के उसका फायदा उठा रहे हैं, उससे आगे अपने लोगों को गाइड कर रहे हैं। काफी सोशल एक्टिविस्ट, काफी जने हमारे साथ कैंपेन में जुड़े हैं, तो हम इनको सबको थैंक यू बोलते हैं और सबको इनवाइट करते हैं। प्लीज आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना नाम, अपना एज, अपना मेडिकेशन और अपने सिम्टम्स जो भी हो आप बताएं और डॉक्टर साहब उसके ऊपर एडवाइस करते जाएंगी। तो हम डॉक्टर शिखा डोमरा को इनवाइट करते हैं। शिखा जी प्लीज, So नेक्स्ट टू यू। थैंक यू। my pleasure. प्लीज just tell a little bit about yourself and उसके बाद में we'll start taking the callers. As he said, दीपक जी, that मैं US में practice करती हूँ, पेंसिल्वेनिया में internist हूँ for about more than 10 years. Also recently I certified in obesity medicine, और अभी जब से COVID शुरू हुआ है, so I have been very fortunate to help our COVID community. I've been working with COVID patients for about 2 years. I'm actually the team leader of a COVID unit, and I got fortunate to help out and volunteer with our local COVID clinics as well. And I'm very fortunate to be here and help as much as possible. So thank you for having me. Shukriya. Next caller, please. Neha Sinha. Yeah, hi. Hello, ma'am. My name is Neha. मैं 28 years old की हूँ and मैं झारखंड में रहती हूँ. Last Saturday, like this Saturday,
फर्स्ट Last गुड clear. इनफ, वैसा कुछ सिम्टम नहीं। हाँ, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज जो लोग Uh, या बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें ताकि ये डिस्टर्बेंस नहीं आए, प्लीज रिक्वेस्ट है, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। है। बोलिए नेहा, आप क्या कह रहे थे? सैटरडे and this Saturday 15th May को मैंने वैक्सीन ली, कोविशील्ड की फर्स्ट डोज, एंड फर्स्ट सिम्टम्स नहीं, बॉडी एक रात में रो हुआ था, एंड सेकेंड डे से मुझे लाइक 16 से मुझे बहुत ज्यादा गले में पेन है, कोल्ड, कफ नहीं है मुझे बट कोल्ड है, सीवियर हेडेक है, बहुत टेरिबल हेडेक है, और बॉडी सर में बहुत ज्यादा पेन है और बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है। तो इज दिस नॉर्मल लाइक ऐसा कुछ है क्या कि इसका सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं? yes so कोविड वैक्सीन बेसिकली जो आपको मिल रही है, इट इज जस्ट अ किल्ड वायरस। तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा कर रही है ना, बॉडी उसको फाइट कर रही है, लेकिन वो बहुत ही लो क्वांटिटी में और बहुत ही वीकेंड वायरस है जो कि आपकी बॉडी को ना हार्म करे, बट इंस्टेड आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाए, एंटीबॉडीज बनाए, ताकि कल को अगर आप गॉड फॉरबिड अगर आपको कल को कोविड का एक्सपोजर होता है तो आपकी बॉडी के अंदर इनफ एंटीबॉडीज हैं उस कोविड को फाइट करने के लिए। तो ये जो आपको हो रहा है, जो फीवर, बॉडी एक्स, इट कैन बी अ नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज आपकी बॉडी इज रिएक्टिंग एंड मेकिंग ऑल दिस एंटीबॉडीज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द किल्ड वायरस गिवन इन द वैक्सीन। जो वैक्सीन में आपको किल्ड वायरस मिला है, बॉडी आप जो आपकी बॉडी है उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। तो यस, ये नॉर्मल हो सकता है कुछ दिन के लिए। आप पैरासिटामोल ले सकती हैं, अपना थोड़ा रेस्ट करिए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए, जो कि आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 2-3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर उसके अगर 5-6 दिन के बाद कोल्ड इज ऑल्सो नॉर्मल, मतलब मुझे कोल्ड भी है, गले में पेन है, आई एम हैविंग सीवियर पेन इन माय नेक साइड, लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम नेक टू ईयर साइड मुझे सीवियर पेन है, तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बॉडी एक्स हो सकते हैं, हर एक को अलग अलग तरह के बॉडी एक्स होते हैं। तो आप पैरासिटामोल लेके देखिए, अगर आपको ठीक होता है 2-3 दिन में, ये नॉर्मल कोर्स जो है ठीक हो जाना चाहिए। अगर आपका 2-3 दिन बाद भी ये लिंगर रहता है या पेन बहुत वर्स होता है, फिर आप एक बार डॉक्टर से अपनी सलाह ले सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने कुछ लिया है उसके लिए? यस, मैंने पैरासिटामोल 650 लिया था, 2 बार लिया है मैंने। आपको फर्क पड़ता है जब आप पैरासिटामोल लेते हो आपके सिम्टम्स में? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो फर्क पड़ता है मैम, बट फिर उसके बाद आई गेस 7-8 आवर्स के बाद फिर से वैसी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो ये हो सकता है कि आपको कभी एक्सपोजर रहा हो और अभी आपकी बॉडी जो है उसको फाइट कर रही है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कई लोगों को 4-5 दिन, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे आपको कोविड हो, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में रिएक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्लीज, गोविंद टोटला। गोविंद। यस सर, हेलो मैम। हाँ बोलिए, बोलिए आप। सर मैं गोविंद तोतला, महाराष्ट्र, कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ। मैम एक्चुअली मेरे को लास्ट ईयर पल्मरी एम्ब्लोसिम हुआ था, एंड उसके तहत मैं अभी एक होमोचेक टेबलेट पे हूँ, होमोचेक टेबलेट पे मैं अभी भी हूँ। सो क्या मुझे वैक्सीन लगानी चाहिए? होमोचेक टेबलेट, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है वैक्सीन के साथ? आप अपनी दवाइयां भेज दीजिए। आपको ट्रेड नेम पता है होमोचेक का क्या है? मैम Generic. नो मैम, जस्ट होमोचेक टेबलेट आई नो अबाउट इट, होमोचेक टेबलेट इट इज। या तो आप हमें अपनी मेडिसिन भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आते हैं। बट जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि आपको जो कोविड वैक्सीन है वो आपको फायदा ही करेगी आपको, क्योंकि कोविड का होने का चांस भी है। सो उससे आपको ये प्रिवेंट ही करेगी। तो इवन जो हमारे पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे भी होते हैं, जैसे उनकी कीमोथेरेपी खत्म होती है, हम उनको बोलते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन ले लीजिए। तो डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हैं, बट अभी तक कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कोविड वैक्सीन का। मैम मतलब मुझे ब्लड क्लॉट हुआ था, सो अभी पीटीआई द्वारा आज भी एक रिपोर्ट आई थी कि वैक्सीन लगाने के बाद 26 लोगों में ब्लड क्लॉट या ब्लीडिंग जैसे कुछ हुआ है। सो मतलब इट कैन हैपन, अगर कोई बंदा पहले से अगर जिसको ब्लड क्लॉटिंग हुआ है एंड वैक्सीन लगा ले तो उन्हें वापस ब्लड क्लॉट हो सकता है?
तो चांसेस कम है, लेकिन अब वैक्सीन आपको क्या करती है ना, आपको एक किल्ड वायरस दे रही है आपकी बॉडी में, यस है ना। यस अभी दिस इज स्टिल एन इवॉल्विंग, अभी हमें 100% जानकारी नहीं है। हर कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हमें और जैसे जैसे कोविड कम्युनिटीज में हो रहा है, तो हमें और जानकारी मिल रही है कि कोविड क्या कर सकता है। सो जो ब्लड क्लॉट होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो हर चीज के लिए इट्स रिस्क वर्सेस बेनिफिट, राइट, समझते हैं ना आप। तो यस ब्लड क्लॉट इसलिए थोड़ा हो रहा है कई पेशेंट्स में, और ये बहुत कम केसेस आए हैं, क्योंकि जब आपको एक किल्ड वायरस होता है तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे आपको वायरस इन्फेक्शन हुई है, लेकिन बहुत ही लाइट वे में और ऑर्गेनाइज्ड वे में रिएक्ट करती है और आपको एंटीबॉडीज बनाती है। तो अगर वायरस भी आपको ब्लड क्लॉट कर सकता है, तो कभी कभी क्योंकि वही रिएक्शन आपकी बॉडी में लो मात्रा में हो रहा है, तो थोड़े से ब्लड क्लॉट के चांसेस हैं। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है, बट ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए, क्योंकि अगर री इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आप बता रहे हो कि आपको ऑलरेडी ही फाइब्रोसिस हो चुका है, तो गॉड फॉरबिड इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन, देन इट कैन वर्स और आपको खराब कर सकता है आपके लंग्स को। सो आई वुड से कि आप अपने डॉक्टर से बात करिए, लेकिन मेरे ख्याल से वैक्सीन आपको लेना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। टेक केयर, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर प्लीज, कुणाल किशोर। जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोलिए निकुश, मैं कुणाल किशोर झारखंड से बोल रहा हूँ। बोलिए। बोलिए कुछ। मुझे अपनी माँ के रिगार्डिंग कुछ प्रश्न पूछना है। हाँ जी। मेरी माँ को ब्रेस्ट में जो है सिस्ट है, पहला ओके। नंबर। दूसरा, उनको बीपी की भी प्रॉब्लम है, बीपी की दवा खाती है, थायराइड है। और एक प्रॉब्लम है, जब मौसम चेंजेस होते हैं, जैसे बरसात का मौसम आता है या कभी अचानक वर्षा हो गई, तो उनको स्किन में रैशेस हो जाते हैं और उस समय उनको फीवर भी आ जाता है। तो ये 3-4 उनको प्रॉब्लम है। तो क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए, और यदि लेना चाहिए तो कौन सी वैक्सीन लेना चाहिए? हमारे यहाँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन अवेलेबल है। अभी तो जैसा न्यूज में सुनने में आया है, स्पुतनिक एक आने वाला है। उनको बिल्कुल वैक्सीन लेना चाहिए। जैसे आपने बताया है कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, और मैं एज्यूम करके चल रही हूँ आपकी माँ है तो उनकी जो एज है वो 60 साल से ऊपर होगी। जी तो जी। ये रिस्क फैक्टर्स हैं सीरियस कोविड होने के। तो उनको बिल्कुल वैक्सीन लेना चाहिए। एज फार एज कौन सा लेना चाहिए, तो दोनों की एफिकेसी जो है ऑलमोस्ट बराबर है, तो कोई भी वैक्सीन वो ले सकती हैं। कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो भी अवेलेबल है, आई वुड से फर्स्ट अवेलेबल है, उनको वही लेना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर से मैंने भी बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि आप कोवैक्सीन यदि लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया था ऐसा। तो जो कोवैक्सीन है वो अभी थोड़े टाइम से चल रहा है। दूसरी वैक्सीन अभी उसकी भी रिसर्च जो अर्ली आई है, अच्छी रिसर्च आई है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो भी आपको फर्स्ट अवेलेबल है, आपको वैक्सीन ले लेना चाहिए, ओके, थैंक यू। क्योंकि कुणाल, हम वैक्सीन। लोग अमेरिका में हैं और डॉक्टर साहब अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अमेरिका में हमारे जो वैक्सीन हैं वो डिफरेंट वैक्सीन हैं जो आपके वैक्सीन से इंडिया में मिल रहे हैं। तो जी हमारी रिसर्च जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे सीडीसी गाइडलाइंस जो अमेरिका में हैं उनको फॉलो करते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे जो वैक्सीन मिलते हैं उनके बारे में वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडिया की वैक्सीन के बारे में इंडिया के डॉक्टर ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउएवर, डॉक्टर ने आपको जैसे बताया, वैक्सीन गवर्नमेंट ने आपको सबको दे रखा, मतलब बोल रखा है कि इंफॉर्मेशन कि आप यू शुड हैव द वैक्सीन। तो मेरे ख्याल से और डॉक्टर साहब के हिसाब से सबको वैक्सीन लेना ही चाहिए। तो वैक्सीन का क्वेश्चन आई थिंक आप अपने लोकल डॉक्टर से पूछेंगे तो वो बेटर रहेगा। बाकी उन लोकल डॉक्टर को भी जो हेल्थ गाइडलाइंस है उस हिसाब से लोकल वैक्सीन की गाइडलाइंस दी गई है। गवर्नमेंट उसके लिए काफी रिसर्च करके उन्होंने वैक्सीन निकाली है, तो सबको वैक्सीन लेना चाहिए। उसके अलावा जो आपके पर्सनल सिम्टम्स हैं, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आप पूछेंगे तो ज्यादा गाइडेंस मिलेगी आपको। तो जी जी। हाँ जी प्लीज। बस 10 सेकंड और मैं समय लूंगा। एक प्रश्न और पूछना था मेरे बारे में। हाँ मैंने जी पूछिए। कोवैक्सीन का पहला डोज लिया, उसके हाँ 15 जी। दिन के बाद पॉजिटिव हुआ था, और एक टाइफाइड टेस्ट कराया था, वो भी पॉजिटिव आया था। उसके बाद जो है टाइफाइड का भी मैंने दवा खाया, उसके बाद फिर कोविड का भी दवा खाया। उसके बाद नेगेटिव होने के 14 डेज के बाद मैंने सेकेंड डोज लिया, रिकवर हो गया। उसके सेकेंड डोज 14 डेज के बाद लिया। तो 14 डेज होने के बाद अब सब ठीक है, मतलब बॉडी एडजस्ट कर चुका है। तो इसके बाद भी ऐसे कोई प्रिकॉशंस जो ध्यान में रखने चाहिए?
बिल्कुल रखने चाहिए। ऑफ कोर्स वैक्सीन जो है आपको प्रिवेंट करेगा कोविड, सीरियस कोविड होने से, और कुछ हद तक ये आपको प्रिवेंट करता है कि आपको कोविड ना हो, लेकिन ये 100% प्रोटेक्टिव नहीं है। इसलिए हम यही कहते हैं कि आप ये मत सोचिए कि अब मैंने वैक्सीन ले लिया है तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इंडिया में कोविड बहुत फैला हुआ है, अलग अलग स्ट्रेन्स हैं कोविड के। तो आप जो बेसिक हाइजीन है, मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, तो ये तो आप रखिए ही रखिए। बट क्योंकि आपने वैक्सीन ले लिया है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। बट एट द सेम नोट आप ये अब मैं बिल्कुल ऐसे ही बाहर जा सकता हूँ, तो आपको प्रिकॉशंस अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए प्रिकॉशंस आप जारी रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वाला प्लीज। हेलो मैम। मुकेश। हाँ बोलिए हेलो। बोलिए पप्पू जी, पप्पू पोदार हाँ, बोलिए। पप्पू पोद्दार झारखंड से बोल रहे थे सर। मैम मेरा हाँ, सवाल बोलिए। था कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के बाद एक परफेक्ट टाइम क्या है कि उसके बाद वो वैक्सीन ले ले। दूसरा है कि पहला डोज लेने के बाद वो संक्रमित होता है तो फिर दूसरा डोज के बीच वो क्या अंतर रखे? अगर आपको प्लाज्मा नहीं मिला है तो अगेन जैसे दीपक भैया ने बताया कि अगर आपको प्लाज्मा नहीं मिला, इंडिया में जो वैक्सीन हैं वो डिफरेंट हैं जो यूएस में वैक्सीन हैं। लेकिन जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन है इंडिया में देखने के हिसाब से, तो अगर आपको कोरोना हुआ है, आप उसके 4 to 6 वीक्स बाद वैक्सीन ले सकते हैं। जैसे ही वो अवेलेबल होती है आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट डोज लग गई है तो आइडली आपको जो सेकंड डोज है वो आप 4 to 6 वीक्स के अंदर ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि वैक्सीन की थोड़ी शॉर्टेज है तो आप अपनी गाइडलाइंस फॉलो करिए। आई थिंक गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि 8 to 12 वीक्स का डिफरेंस भी चलेगा दोनों वैक्सीन के बीच में। एंड द गोल इज कि जितने ज्यादा लोग फर्स्ट शॉट ले लें ताकि हर्ड इम्यूनिटी बन जाए। तो सेकंड डोज के बीच में गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ वैक्सीन शॉर्टेज 8 to 12 वीक्स का भी डिफरेंस डाल रही है कई कई स्टेट्स में, तो दैट शुड बी ओके। दूसरा एक सवाल था मैम कि जो ब्लैक फंगस है वो हाँ जी। किनको ज्यादा होने के चांसेस है और इनके सबसे शुरुआती लक्षण क्या है? ब्लैक फंगस ज्यादा जो है वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में देखी जा रही है, या जो लोग बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स अर्ली ऑन ले रहे हैं, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग जैसे ही कोविड शुरू होता है बहुत सारे स्टेरॉइड्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं जो आपकी बॉडी को फर्दर इम्यूनिटी कम करते हैं। फिर अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज कर रहे हैं और उसको ढंग से क्लीन नहीं किया है आपने, तो उसके भी चांसेस हैं कि वहां से आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप घर पे हैं और आप रिकवर हो चुके हैं तो आपको इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं थे तो अपना बस अपना ध्यान रखिए, अच्छी डाइट खाइए, और बाकी आपको ये वरी करने की अभी जरूरत नहीं है। नहीं, जैसा हेलो। इंडिया में डॉक्टर साहब हो बहुत रहा है, इंडिया में सारे लोग टीवी में ऐड देख रहे हैं और ब्लैक फंगस का एक वो चल रहा है कि हर आदमी को लग रहा है ब्लैक फंगस, उससे आंखें चली जाती है और काफी रिएक्शंस होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ब्लैक फंगस एक कोविड के आगे एक और ब्लैक फंगस की एक नई बीमारी आ गई है। तो इनको मिसकंसेप्शन है कि ब्लैक फंगस किसी को भी हो सकता है, हर आदमी को हो सकता है। उसका रीजन नहीं मालूम है कि ब्लैक फंगस क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। हर किसी को नहीं हो सकता ब्लैक फंगस। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, जो और मेडिकेशंस ले रहे हैं, जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में और किसको क्लीन उसको नहीं ले रहे हैं, तो उस वजह से ब्लैक फंगस होने के चांसेस हैं। पर अगर आप सब ढंग से कर रहे हैं तो आपको ब्लैक फंगस नहीं हो सकता। आप ब्लैक फंगस से बहुत दूर है। प्लीज उस मिसकंसेप्शन में नहीं रहिए और अपने आप को एक जबरदस्ती की चिंता में मत डालिए। तो होम ठीक है ट्रीटमेंट में सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो। हाँ, आपका नाम हेलो। बताइए। हाँ जी, बोलिए। मुकेश मुकेश। बात कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरे को 26 अप्रैल को कोविड हुआ था। उसके 5 दिन बाद मैं सीबीसी करवाया था, तो मेरा जो प्लेटलेट काउंट था वो 2.49 था। देन 10 दिन के बाद मैंने दोबारा सीबीसी कराया तो मेरा प्लेटलेट काउंट 1.56 हो गया है। वो डिक्रीज हो गया लगभग 1 लाख प्लेटलेट 10 दिन में। तो ये कोई सीरियस कंसर्न है या फिर आपको कोई और है या सिर्फ आप प्लेटलेट काउंट के कारण ही चिंतित हैं? सिर्फ प्लेटलेट काउंट में चाहिए, बाकी तो सिम्टम नॉर्मल है, थोड़ी थकान है, बाकी तो मैं रिकवर हो चुका हूँ। नेगेटिव भी आ चुकी है मेरी रिपोर्ट।
थकान थोड़ी देर रहती है, कई बार रहती है। प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपको इस प्लेटलेट काउंट की कोई भी चिंता नहीं है। अगर आप रिकवर हो चुके हैं तो प्लेटलेट काउंट ऊपर हो जाता है। वायरसेस होते हैं इंक्लूडिंग कोविड जो प्लेटलेट काउंट को कभी नीचे भी कर देता है, तो आपको इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना अच्छा खाना खाइए, थोड़ा प्राणायाम करिए, योगा करिए अगर आप कर सकते हैं तो, वो आपकी लंग्स को और हील करता है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए इसके। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो जी, मेरा नाम आर के पांडे, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हेलो हाँ बोलिए जी, मुझे मतलब 12 अप्रैल 24 अप्रैल को मैं कुंदन जी आप प्लीज रुकिए 2 मिनट, आप अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। जी 24 अप्रैल को मैं पॉजिटिव हो गया था, तो मुझे 24 अप्रैल से स्टेरॉइड के टैबलेट दिए गए थे। फिर मुझे जो मुंह से जो बलगम आता है उसमें ब्लड आने लगा था, मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। फिर 5 दिन तक, फिर मुझे 3 दिन उसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी दिए गए, और मैं अभी 14 मई तक मुझे स्टेरॉइड के टैबलेट कम करते करते दिए गए। अभी 15 को मेरा कोविड नेगेटिव आ गया, लेकिन अभी मुझे क्या चेहरे पे थोड़े दाने निकल आए हैं, और जो पेट का जो राइट हिस्सा है उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं मुझे ऐसे चुभन महसूस होती है। पता नहीं वो गैस बन रही है, क्या हो रहा है, और मोशंस क्लियर नहीं हो रहा है। ये इतनी समस्या है सर मुझे। तो आप दिखा सकते हैं थोड़ा लाइट में कि आपको फेस में कहाँ दाने बन रहे हैं? मुझे आपका नाक के दोनों तरफ, नाक के यहाँ पे अभी कल ज्यादा था, आज थोड़ा कम हो गया है वैसे। यहाँ पे ना क्लियर दिख नहीं रहा है, तो आप कैमरा पास ला सकते हैं। अच्छा, आप एक लाइट में और अपने कैमरे से दिखा सकते हैं, तो लाइट तेज, कैमरे की फ्लैश लाइट से भी दिखा सकते हैं हम। रेड कलर में थोड़े रैशेस दाने यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। और कहीं दाने नहीं है बॉडी में, सिर्फ फेस पे हैं और नहीं, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं। और पेट में कैसे, कहाँ पे चुभन होती है आपको? दर्द होता है साइड में, यहाँ पे। तो ये खाना खाने के बाद ज्यादा दर्द होती है या हाँ, अक्सर खाने के बाद होता है। और मुझे पेंटॉप डी टैबलेट लेने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला था, वो लेता हूँ तो थोड़ी देर आराम हो जाता है वैसे। तो हो सकता है जैसे आप कह रहे हो कि आपको, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये आपकी जो स्टमक है उसके लिए बहुत हार्ड होते हैं, तो आपने काफी स्टेरॉइड्स खाए हैं इटसेल्फ। आपने मुझे आई एम श्योर अगर आप हॉस्पिटलाइज थे तो आपको काफी दवाइयां भी मिली होंगी जो कोविड की ट्रीटमेंट है, तो आपके दाने ठीक हो रहे हैं आपके बॉडी में, कहीं और दाने चिंता करने की जरूरत है। और अगर आपका पेट का दर्द जो है वो पेंटोप्रोजोल खाने से बेटर हो रहा है तो लाइकली वो एसिडिटी होगी, मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपका पेट का दर्द नहीं बेटर होता है थोड़े दिन तक और, तो आपको थोड़ा अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि हो सकता है आपको गॉल स्टोन की प्रॉब्लम ना हो। बट मैं नहीं समझती कि अभी आपको इतनी चिंता करने की जरूरत है। अगर आपके दाने ठीक हो रहे हैं और पेट दर्द भी आपका ठीक हो रहा है, आप दही खाइए खूब सारी। लखनऊ में गर्मी भी बहुत है, वो भी आपके लिए अच्छी नहीं है। मैं पंखा, ठंड लगती है। हाँ, वो थोड़ा टाइम लगेगा बॉडी पर एडजस्ट होने में, लेकिन आप दही खाइए, अच्छा फल फ्रूट्स खाइए, तो उससे आप भी पेट ठीक होगा आपका। मैम इसमें एक था कि जब मुझे स्टेरॉइड दी जा रही थी हॉस्पिटल में, मेरा शुगर बहुत बढ़ गया। वैसे मैं शुगर का पेशेंट नहीं हूँ, बट मेरा शुगर बहुत चला गया। फिर उन्होंने इंसुलिन लगाई, तो उन्होंने बोला अभी कुछ नहीं खाना है आपको, मतलब मीठा में। मैं बिल्कुल फीकी चाय पी रहा हूँ, तो अभी मैं 2-3 दिन से चेक कर रहा हूँ, मेरा शुगर बहुत कम है, 77, 88, 93 ऐसे भी है। फास्टिंग में भी, पीपी में भी, और नॉन रैंडम में भी ऐसी। तो मैं अभी कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा शुगर ना बढ़ जाए, इसलिए मैं खा नहीं रहा हूँ। तो अभी मैं क्या ये सब ले सकता हूँ, जैसे सैलेड वगैरह? अभी कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, दही वही कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। सैलेड आपके शुगर को नहीं बढ़ाएगा, सैलेड योगर्ट ये सब आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, शुगर बढ़ाते हैं। जैसे अगर आप बहुत रोटी चावल मीठा फ्राइड फूड ये सब शुगर बढ़ाते हैं, तो आप उसको कम करके सैलेड आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आप खाइए, क्योंकि आपको अच्छी न्यूट्रिशन की जरूरत है। रोटी खा रहा हूँ, बाकी चावल तो नहीं खा रहा हूँ। मैम अभी मुझे कितने दिन लगेंगे जैसे मैं थोड़ा नॉर्मल हो जाऊं? मुझे अभी थोड़ा वीकनेस बहुत महसूस होती है।
पहले से आप बहुत बेटर हो, जहां आप बता रहे हो कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो मैं मान के चलती हूँ कि आपका मॉडरेट टू सीवियर कोविड होगा। अभी आप घर पे हो, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो आप बेटर हो रहे हो। हर एक का थोड़ा डिफरेंट कर्व होता है, कुछ दिन से कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि आप खाने में भी इतना अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, जो मेन इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहब ने बोला अच्छा दही खा सकता हूँ, गले में कुछ होगा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। दही आपकी बॉडी की बहुत अच्छी है, आपको गुड बैक्टीरिया मिलते हैं, तो आप अपना आराम करिए, खाइए। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हो, तो अपना अच्छा खाना खाइए और आप थोड़े और दिन में और ठीक हो जाओगे। अपने आप को मैंने चेक करने के लिए कल मैंने ऐसे नॉर्मल आरओ का पानी पी लिया, मतलब फ्रिज का नहीं था, वैसे मैं गुनगुना पानी पी रहा हूँ। तो फिर मैं गला फंसा, फंसने लगा, फिर मुझे गलारे करने पड़े, फिर सही हुआ वो। तो अभी क्या मैं गुनगुना पानी ही पीता रहूं? अगर आपको वो ठीक लग रहा है तो गुनगुना पानी तो हमेशा अच्छा। मेथी दाना डाल के थोड़ा पानी पी सकते हो, अदरक डाल के पी सकते हो, तो वो सब आपके लिए अच्छा है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। वेरी वेलकम, धन्यवाद। Caller, please. Next caller, please. Next caller. जी प्रणाम। प्रणाम मैम, राज रावत और बोलिए नेक्स्ट। ऑपरेशन हुआ था कैंसर का। हाँ जी बोलिए। तो हम समझे कि मालूम था कि वहाँ डॉक्टर ने बताया कि नहीं आपका स्किन कैंसर है। फिर भी इंसाइड मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर रेडियोथेरेपी हुआ, फिर कीमो हुआ। तो अभी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद हमको कोरोना भी हो गया, डबल डोज लेने के बाद भी। तो अभी बहुत कमजोरी महसूस होती है और जीभ में हमेशा जैसे टीका नहीं खा सकते हैं, गर्म पदार्थ नहीं खा सकते हैं। तो लोकल डॉक्टर से दिखाए तो उन्होंने कहा जीभ फॉर्मी और विजिलेट की खा लीजिए, वो खाते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन फिर मुंह में झाग हो जाता है। मैं क्या करूँ? क्या खाते हैं आप? क्या डॉक्टर ने बताया? सॉरी, मुझे समझ आपकी दवाइयाँ समझ नहीं आई। जी फॉर्मी और विजिलेट ये दोनों दवा दिए और वहाँ कैंसर वाले के दवा दिए हैं, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, फैटोरिच जेली खाते हैं, फैटोरिच। लेकिन कभी हल्का हल्का कफ लगता है कभी कभी। तो दोबारा कोरोना का फिर डर नहीं है, एक बार तो हुआ, कैंसर को हराए, कोरोना को हराए, फिर भी मन में कभी कभी संदेह होता है कि कब क्यों लग रहा है। और ये जीभ वाली जो समस्या है कि मुंह में झाग हो जाता है, बोलने की दिक्कत होती ही है। मेरी आवाज समझ में आती है? हाँ जी, हाँ जी, काफी आ रही है। दवाइयों की समझ नहीं आई है क्योंकि इंडिया में थोड़े ट्रेड नेम डिफरेंट है। तो मैं यही कहूंगी कि एज फार एज कैंसर, तो आप उसका तो अपना जो आपका इलाज चल रहा है, आप अपने डॉक्टर से ही बात कीजिए। एंड बहुत अच्छी बात है कि आप रिकवर हो गए हैं कोविड से। सो बाकी खांसी वगैरह थोड़े टाइम तक रहती है, उसको है। अगर आपको ओवरऑल अच्छा लग रहा है, और जीभ का जो है, वो जो कीमोथेरेपी पे पेशेंट्स होते हैं उनको कई बार विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपको जीभ में जो आपके मुंह में या जीभ में जो टेस्ट लग रहा है, और कई बार कोविड की वजह से भी हो सकता है कि उसको टाइम लगता है। तो मैं यही कि आप विटामिन खाइए, और अगर आपको डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और अपना अच्छा खाना खाइए। बट आप जैसे आपने बताया कि आप कैंसर के मरीज हैं, आपको एक बार कोविड हो चुका है, तो चांसेस जो कोविड दोबारा होने के कम है, लेकिन फिर भी री इन्फेक्शन हो सकती है। तो आप अपना जो और ज्यादा ध्यान रखिए, मास्क पहन के जाना, घर में भी अगर है तो आप अपना कपड़े का मास्क पहन सकते हैं, और अपना जो नॉर्मल हाइजीन है उसको रखिए, और अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, और विटामिन खा सकते हैं आप, विटामिन डी, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, तो वो आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हेलो। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ बोलिए। मेरी माता जी को बुखार रह रहा है और हल्की खांसी है, और आज 15 दिन हो गए, दवा तो दे रहा हूँ, डोलो दे रहा हूँ,
डॉक्सी दे रहा हूँ, जिंक दे रहा हूँ और एक दो एंटीबायोटिक भी हैं, लेकिन जब तक दवा का असर रहता है, जब तक ठीक रहता है, फिर बुखार आ जाता है। तो आपकी क्या उनके रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या उनकी एज है, आप बताएंगे थोड़ा कि उनको और कोई एज बीमारी? उनकी 68 समथिंग, ओके। हाँ 70 पकड़ लीजिए, 70 है। तो कितना बुखार रह रहा है उनको? बुखार नॉर्मल 101 102 ऐसा। तो अगर उनको इतना बुखार 15 दिन बाद रह रहा है तो मैं बोलूंगी, क्योंकि उनकी एज है 60 से ज्यादा, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करिए ताकि थोड़ा ब्लड टेस्ट, और अगर डॉक्टर को ठीक लगे तो उनका चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं देखने के लिए। कई बार बुखार इसमें 10-15 दिन रह सकता है, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र 60 से ज्यादा है और 15 दिन हो गए हैं, तो हमें ये देखना है कि उनके साइटोकाइन सर्ज जो है, जो 10 दिन बाद होती है, जो बॉडी में इन्फ्लामेशन वो तो नहीं बढ़ रही है। आप डॉक्टर से सलाह कीजिए ताकि एक बार इनकी पूरी जांचें हो जाएं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक्स मैडम। नेक्स्ट वाला प्लीज। गुड इवनिंग सर। डिस्टरबेंस आ रहा है तो बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। प्लीज रिक्वेस्ट है, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। गैलेक्सी कौन है आप? हाँ बोलिए। नेक्स्ट वाला प्लीज। कौन? पांडा? कुमार सर बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। बोलिए बोलिए। कुमार बोलिए आप। जी सर, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा छोटा बच्चा है 2.5 साल का। तो वो आज से 15 दिन पहले उसको ऐसे ही फीवर हो गया था, उल्टी हो गया था। तो हम लोगों ने लोकल जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं बच्चे का, तो मैंने उनसे दिखवाया था। तो उन्होंने ब्लड का टेस्ट किया था, तो CRP बढ़ गया था उसका, जो नॉर्मली होना चाहिए 0 से 6 तक, तो वो 24 पॉइंट तक चला गया था। तो फिर मैंने उनको दिखलाया, तो उन्होंने 1 सप्ताह रखा अपने क्लिनिक पे ही, तो वो नॉर्मल होके ठीक हो गए। और मैं उसको भी 1 सप्ताह वीकनेस है, बट वो ठीक है। क्या हो बीच में आपकी तो कल ऐसे ही है क्या मैम? बीच में बहुत डिस्टरबेंस था, तो आप मुझे बात का समझ नहीं आया। आपने कहा कि आपका हो गया और वापस आ गया घर, उसके बाद क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। वो क्या है कि बच्चे को मैंने दिखलाया और फिर मैं उसको वापस ले आया। नहीं, थोड़ा वीकनेस है, बट वो अभी नॉर्मल ठीक है। थोड़ा खाना कम खाती है, पर धीरे धीरे थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं तो थोड़ा लेती है। कल क्या हुआ कि कल मेरी वाइफ बोली कि 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है, इसका बाल बड़ा है थोड़ा सा, तो सोचे इसको थोड़ा सा नहला देते हैं, हम भी नहा लेते हैं बाल से पूरा धो के अच्छे से। तो वो सब करके वो नहला दी थी, उसको भी अपने खुद भी नहलाई थी। बस पूरा ये किया। रात में क्या हुआ कि फीवर उसको हल्का आ गया, हल्का फीवर आ गया। तो 11 बजे हल्का फीवर था, तो हमको लगा नॉर्मल है, हो सकता है गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पे पड़ रहा है, हमको लगा नॉर्मली हो सकता है। फिर रात में मैं जब 1 बजे चेक किया तो उसका 100.6 चला गया था। तो मैं क्या काम किया, एक पैरासीटामोल मैं खिला दिया रात में करीब 2 बजे के आसपास, और कुछ विटामिन का कुछ लेके रखे हैं नॉर्मली, तो वो मैं दे दिया था, और कुछ नहीं दिया था। फिर सुबह में देखे तो नॉर्मल ठीक है, लेकिन सुबह से क्या है कि उसका नाक बोल रहा है कि जल रहा है अंदर से, सर्दी लग रहा है। तो क्या ये किस ओर हम जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। तो अगर उसको हल्का फीवर है और आपने पैरासीटामोल दे दिया, अभी फीवर नहीं है, अभी फीवर नहीं है मेरी वाइफ को, अभी फीवर नहीं है, बट अंदर से नाक में सर्दी बहुत ज्यादा लग रहा है, जलन लगता है। क्या आपकी बच्ची को है या वाइफ को है? बच्ची को बात कर रहे हैं। बच्ची को पहले हुआ था, वो उसका बढ़ गया था CRP, लेकिन वो ठीक होके आ गई थी। अभी जो कल की बात है वो मेरी वाइफ के साथ प्रॉब्लम है कि वो कल रात में फीवर 1 बैग आ गया। नॉर्मली इतना दिन से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग घर से निकलते भी नहीं है, हम लोग घर पे ही रहते हैं। तो कल क्या पता क्या हुआ, पता नहीं। और कल उसका 1 बैग देखते हैं रात में फीवर आ गया।
तो अगर उनको फीवर है तो हो सकता है उनको भी कोरोना हो। जब घर में होता है एक फैमिली को तो चांसेस हैं कि बाकी लोग भी एक्सपोज्ड हुए होंगे, क्योंकि जब आप बच्चे का ध्यान रखते हो तो आपको क्लोज उसमें रहना पड़ता है ना, बच्चे के साथ तो रहना ये पड़ता है। उसका जो टाइमिंग है वो 15 दिन, लगभग 10 से 12 दिन क्रॉस कर गया। हो सकता है उनको पहले हो, लेकिन उनको सिम्टम्स अब आ रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अगर बस हल्का फीवर हो रहा है तो कोई सांस में दिक्कत नहीं हो रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बस उनको जैसे आपने बताया बोल दिया है, विटामिन सी विटामिन डी दे सकते हैं ताकि इम्यूनिटी अच्छी बने। जी वो सब तो दे रहा हूँ, और ऐसे सुबह से फीवर नहीं है, मैं कंटिन्यू 1-1 घंटे पे चेक करते रहता हूँ, और हाँ सिर्फ ठीक। उसको सर्दी सिर्फ है, और वो लगे कि अंदर से थोड़ा सा अंदर से बड़ा अजीब टाइप का लग रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा होता है, सर्दी जुकाम बॉडी एक्स किसी भी वायरस के और कोरोना के साथ स्पेशली हो सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आपको 3-4 दिन 5 दिन लग तो मेरे ख्याल से आपको घबराने की जरूरत नहीं। तो जो मैं दवा दे रहा हूँ तो वो अगर फीवर रहेगा तो मैं दूंगा, और जैसे जो विटामिन की है वो सब नॉर्मल में देते रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पैरासीटामोल जब फीवर होगा तब, और कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, विटामिन दे सकते हो। अच्छा 100 के बाद में देना है ना, 100 प्लस रहेगा फीवर तब पैरासीटा देना है? हाँ, या फिर अगर उनको बॉडी एक्स हो रहे हैं तभी भी आप दे सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं एक मेरे लिए सवाल ये है कि मैं तो बिल्कुल भगवान से आशीर्वाद है कि मैं अपने भाई को ठीक किया, 15 दिन रहा पटना में, उसके बाद में जिंदगी मौत का जंग लड़के मैं भाई को वापस लेके आया, सर को भी पता, सब लोग को पता है। फिर अपने फादर को मैंने ठीक किया, और अभी मैं बस आप लोग का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैं अभी ठीक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं और पूरा दुनिया इसी तरह से ठीक रहे। तो मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ? आप अपने आप को अगर हो सके तो आप अपनी वाइफ को अलग से क्वारंटीन कर दीजिए, अगर आपके पास जगह है आप अलग। और जब एक्चुअली भी क्या है मैम कि मेरी एक छोटी बेटी है और 2.5 साल की है, और हम घर में तीन ही लोग हैं, तो वो एकदम से क्योंकि उसका मदर फीड का बहुत ज्यादा ये रहता है, तो वो छोड़ती नहीं है उसको 1 मिनट के लिए नहीं, तो वो बहुत ज्यादा उसको दिक्कत है। तो अगर हो सके तो आप अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को तो बिल्कुल ही मास्क रखिए ताकि इन्फेक्शन हो सके, और अपना हैंड हाइजीन और जितना आप दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी आप बनाइए जितना बेस्ट है आपके सर्कमस्टेंसेस में। अच्छा अच्छा मैम, ये एक ही बताइए कि जैसे मैं वैक्सीनेशन के लिए, मेरे को फ्रेंड लोग बोल रहे हैं, ऑफिस से भी मेरा बता रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं, मैं करवाने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो अभी क्या है कि मेरे रिसेंटली कांटेक्ट में मैं खुद में बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ, और मैं हर कम से कम हजारों लोगों को मैं आपके माध्यम से, आपके सिस्टम का धन्यवाद करता हूँ, मैं इसको जोड़ा हूँ और आगे जोड़ना चाहता हूँ। और कम से कम पटना में रह के मैंने, जब तक मैं रहा तब तक कम से कम 50 लोगों को मैंने हेल्प किया होगा। वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हाँ मेरा पेशेंट ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम लोग कुछ नहीं होगा, मैं सबको बचा के ले चलूंगा। और कम से कम मैं 20 लोगों को बचा के लेके आया, मैं अपने साथ साथ 20 लोगों को बचा के लेके आया। बहुत अच्छी बात, तो धन्यवाद। मैं ये बोल रहा था मैम, मैं हर कोशिश करूंगा सर, जितना हो सके मैं उतना लोगों को बचाऊंगा, मैं ये मेरी गारंटी है, मैं जितना भी हो सका मैं बिल्कुल रात में 3 बजे भोर तक मैं सबको परमिट करता हूँ, बचाता हूँ, करता हूँ अपने जो भी होता है। अभी भी मेरे 3 फ्रेंड हैं, उनकी माता जी वेंट पे हैं, एम्स में भर्ती हैं, लेकिन अभी भी मैं उनको मैनेज करता हूँ कैसे क्या करना, हर घंटे जाके बीपी शुगर ये चेक करवाना और उसका रिपोर्ट लेना, और दवा पड़ा कि नहीं पड़ा ये चीज को पता करवाना, ये देखना, ये मैं यहाँ से बैठ के करता हूँ जो हमसे हो सकता है, बस मैं ज्यादा नहीं कर सकता, जो हो सकता है मैं करता हूँ। कर दे, अच्छी सेहत दे, लेकिन इसके साथ आप अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप बाकी सब लोगों की हेल्प कर सकेंगे। तो अपना आप अच्छा खाना खाएं और अपना भी ध्यान रखिए, बहुत अच्छी बात है। और वैक्सीन कुमार भी हमारे पास और भी कॉलर्स हैं। लास्ट 10 सेकंड प्लीज सर, वैक्सीनेशन के बारे में जानना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेंड मेरे बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन में लेने के बाद फीवर आ जाता है, तो इसलिए क्या है कि मैं अकेला आदमी हूँ, तो मैं अगर कुछ हो जाऊंगा तो फिर मेरा पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें जो सिस्टम है वैक्सीनेशन में दिक्कत नहीं है, ये क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या, कि देने में टाइम में दिक्कत होता है, या फिर उसको रखने में दिक्कत है, या फिर वो जो आ रहा है कहीं से बाहर से आता तो रखा कैसे आता है, इसका भी कोई दिक्कत होता है क्या सिस्टम में? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि वो सिस्टम को सही रखें ताकि कोल्ड चेन बना, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी हो सके अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है तो आप ले लीजिए, स्पेशली क्योंकि आप इतने लोगों की सेवा कर रहे हैं, इतने लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए जल्दी, और जो भी वैक्सीन
तुम्हें उसमें दिक्कत नहीं होगा? जैसे जो लेते हैं फीवर, कम से कम अभी भी 2-3 लोग मेरे रिसेंट में है जो कि फीवर लिए हैं 2 दिन से, वो उनका फीवर कंटिन्यू आ रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनको कोविड हो जाता है और वो ज्यादा सिक हो जाते हैं तो बेहतर है ना कि वो वैक्सीन ले। अच्छा, हमारा आगे दूसरे कॉलर के पास जाना पड़ेगा, काफी जने हैं लाइन पे। थैंक यू वेरी मच। आप करते रहिए अच्छा काम और सबको अपने एक्सपीरियंस से दूसरे को लोगों को हेल्प करिए। सूरज यादव प्लीज। सूरज यादव। यस जी मैम, मेरी एक दादी है, 70 प्लस है वो एज पे। हाँ जी। तो उनका क्या है कि अभी जो ऑक्सीजन लेवल है वो 2 दिन पहले 74 थी और कल 80 हुई और आज भी 80 है। वो होम क्वारंटाइन पे उनको मैंने रखा हुआ है अभी। हाँ जी। लेकिन उनका ग्रोथ मतलब जब वो ठीक होने के कगार पे नहीं लग रही है, तो उसके लिए क्या करें मैम? मैंने ऑक्सीजन घर पे ही दे रहा हूँ उनको। तो इस स्टेज पे तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको हॉस्पिटल बेड मिलता है तो आप उनको हॉस्पिटलाइज करा दीजिए, क्योंकि एक तो उनकी एज है और ऊपर से उनकी ऑक्सीजनेशन काफी लो है, और जैसे आप बोल रहे हो कि वो ठीक कगार पे नहीं लग रही हैं, तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे हॉस्पिटलाइज कराना उनको ज्यादा बेहतर है, अनटिल अनलेस आपको और फैमिली को लगता है उनकी एज के हिसाब से वो आप घर में ही मैनेज करना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और स्टेरॉइड्स और उनको जितना हो सके पेट के बल लेटाइए। मैम मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, तो डॉक्टर साहब एक पास पे ही हमारे हॉस्पिटल है, तो उन्होंने कहा कि आप होम क्वारंटाइन में रखें, क्योंकि यहाँ पे काफी कोविड के पेशेंट है, तो हो सके उनको देख के वो नर्वस हो जाए। वो सिर्फ खाना बंद कर दिया, अदरवाइज वो शायद चल भी लेती है वो थोड़ा बहुत, अभी बाथरूम के लिए अपने खुद वॉक करके आती है, तो मैं भी वो बेटर है, लेकिन रिस्क काफी ज्यादा है मैम, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट चाह रहा था क्या करूँ अभी। अभी ये डिपेंड करता है कि आपने, आपकी ग्रैंड मॉम ने और आपकी फैमिली ने क्या डिसाइड किया है। जैसे कुछ फैमिलीज होती हैं, उनको लगता है कि अभी इस एज में हम उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाना चाहते। अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी ऑक्सीजनेशन कम है और खुदा ना खास्ता उनको हो सकता है कि वो और नीचे ऑक्सीजन चली जाए या उनको कुछ हो जाए, तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि उनके कंफर्ट के लिए बेटर है कि जो भी हो घर में ही हो, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके घर में रख सकते हैं उनको। लेकिन जब ऑक्सीजन इतना कम आता है तो हम यही कहते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, अगर डिपेंडिंग ऑन के आपके गोल क्या है। जैसे कई होते हैं फैमिलीज, उनको लगता है बुजुर्ग लोग हैं, हम उनको हॉस्पिटल में नहीं रोलना चाहते। हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हम मैक्सिमम ट्रीटमेंट करेंगे घर में, और अगर नहीं होगा तो जो भी भगवान की मर्जी होगी। अगर आप उस गोल्स पे चाह रहे हैं कि उनको जितना हम कंफर्टेबल रख सकें, तब दैट इज टोटली फाइन। आप डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करके उनको घर में रखिए। डॉक्टर ने आई एम श्योर उनको स्टेरॉइड्स दे दिया होगा। आप उनको जितना पेट के बल लिटा सके उतना पेट के बल लिटाएं और ऑक्सीजन सपोर्ट देते रहें। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि हमने सब कुछ करना है और उनको जितना हो सके हम अपना ट्राई करना चाहते हैं कि वो ठीक हो, तो तब मुझे लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन था। एक मम्मी जी हमारी है, उनका 44 एज हो रहा है अभी, तो उनका 1 ईयर 2 ईयर से काफी फीवर प्रॉब्लम है। मैंने काफी जगह उनको दिखाया, लेकिन वो कंटिन्यू फीवर 1 डिग्री 2 डिग्री कंटिन्यू रहता है हमेशा। तो मैंने वेलोर पे बहुत जगह दिखाया, लेकिन वो फीवर खत्म नहीं हो पा रहा है। तो क्या अभी उनको वैक्सीन देना अच्छा रहेगा मैम अभी? अगर उनका कोई ऐसा वर्कअप नेगेटिव आया है तो मुझे लगता है कि वैक्सीन देना सही रहेगा उनको, क्योंकि अगर उनको जो भी बॉडी में चल रहा है, अगर उनको 1-2 साल से फीवर है तो कुछ उनकी बॉडी में चल रहा है, कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और आपने ऑलरेडी डॉक्टर्स को दिखाया है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी उनकी जो बॉडी है वो वीक है। तो अगर उनको कोविड हो जाता है तो उनके लिए बहुत सीरियस कोविड होने के चांसेस है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन उनके लिए ठीक रहेगा। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में थोड़ा वैक्सीन डिफरेंट है जो यहाँ पे है। तो मैम वैक्सीन में उसको अगर दिला देता हूँ तो वही, अगर बॉडी तो वीक है मैम, तो क्या थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करेगा उनको क्या, या ये समझ में नहीं आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने। हाँ, हो सकता है थोड़ा ज्यादा अफेक्ट करे, बट ऑन द अदर साइड अगर उनको कोविड हो जाता है तो उससे तो वैक्सीन लेना मच बेटर है। तो जो वैक्सीन का साइड इफेक्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू अगर उनको कोविड हो जाता है। तो दिस टाइम पे ये रिस्क और बेनिफिट का कॉम्बिनेशन है कि किस साइड पे रिस्क ज्यादा है, किस साइड पे बेनिफिट ज्यादा है। ओके थैंक यू मैम। सूरज, जैसे डॉक्टर साहब बताते जा रहे हैं कि वैक्सीन तो एक कंपल्सरी है और वैक्सीन गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है और वैक्सीन सबको लेना चाहिए। हाँ, दूसरा चीज, आप अपनी मदर को हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि हम सुनने में आ रहा है कि काफी पैनिक है हॉस्पिटल में, जो लोग जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं, ये पैनिक मोड चल रहा है। जरूरी नहीं है कि सारे हॉस्पिटल्स में सेम सिचुएशन हो, जरूरी नहीं है कि सारे डॉक्टर सेम हो।
कुछ केसेस हो रहे हैं। वो लास्ट ईयर अप्रैल में हमने अमेरिका में भी ऐसे ही केसेस देखे थे कि हॉस्पिटल में जो जा रहा था वापस नहीं आ रहा था, पर उसमें डॉक्टर्स का कोई फॉल्ट नहीं। डॉक्टर्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, पर सिचुएशंस ऐसी एबनॉर्मल हो जाती है कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप उसमें अपने आप को, आपका सेल्फ कॉन्शियस जो अलाउ करता है वो करिए। बाकी जो डॉक्टर्स यहाँ से हम आपको राय दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, आप उसकी एडवाइस सुनिए। जो कंसल्टेशन आप कराते हैं वो करिए। और इसके आगे आपको कुछ भी, तो हम लोग अपना ईमेल एड्रेस शेयर करते हैं आपको, उस ईमेल एड्रेस पे आगे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेज सकते हैं, तो हम जो भी गाइडेंस दे सकते हैं आपको दिलवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर प्लीज। सर गुड इवनिंग ब्रिजभूषण। सर। हाँ पांडा बोलिए जी। सर मेरा वाइफ का 45 ईयर्स है, उनका 15 मार्च को गॉलस्टोन का सर्जरी हुआ था। उसके बाद में 23 को उनका अनस्टिच हुआ और उसी दिन से उनको फीवर स्टार्ट हो गया। फीवर 4-5 दिन तक चला, 27 को फीवर ठीक हो गया, फिर 29 को अगेन फीवर आया। फिर डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने फिर मेडिसिन से दिया, काफी मेडिसिन से, जैसे मोन्टिन एलसी, फिर वो पैरासीटामोल, फिर एंटीबायोटिक, फिर कफ सिरप, इस तरह का दिए। फिर 3-4 दिन तक खाए लेकिन कम नहीं हुआ। फिर हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने फिर मेडिसिन दिया, एगुमेंटिन, टेक्सोमिन, कुछ मोन्टिली, फिर कफ सिरप, फिर पेंटॉप, इस तरह का, फिर पैरासीटामोल, इस तरह का मेडिसिन दिए। फिर उससे 4-5 दिन में थोड़ा सा फीवर कम हुआ, लेकिन खांसी कंटिन्यू बढ़ता रहा। फिर हमने डॉक्टर को फिर दिखाया, उन्होंने फिर कुछ कफ सिरप चेंज करके दिया। फिर हमने आयुर्वेदिक का कुछ अदरक, जिंजर, सॉरी उसका डेट्स, हनी और इस तरह का लौंग, इस तरह का कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लिए। फिर घर में स्टीम इनहेलेशन लिए, फिर उससे थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी खांसी चल रहा है। जब कभी ज्यादा बात करते हैं, हंसते हैं तो खांसी हो जाता है, तो एकदम 1 आधे मिनट तक खांसी कंटिन्यू करता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? तो उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया या ये गॉलस्टोन सर्जरी के बाद से उनको प्रॉब्लम हो रही है? 2 बार कोविड टेस्ट हुआ मैम, दोनों बार नेगेटिव आया। ओके तो मुझे लगता है कि मुझे अब ये खांसी और जब से उनके गॉलस्टोन की प्रॉब्लम हुई है तब से उनको ये इशू हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कोविड के रिलेटेड ना हो। तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए, अगर उनको इतना देर से खांसी चल रहा है तो डॉक्टर उनका चेस्ट एक्सरे और अगर अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, मेक श्योर कि जहाँ पे उनको सर्जरी हुआ है कोई इन्फेक्शन ना हो या चेस्ट में कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे पास डायग्नोसिस है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो हम ट्रीट उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हमारे पास डायग्नोसिस हो। तो अगर उनका कोविड नेगेटिव है और जब से सर्जरी हुई है तब से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है उनको कुछ सर्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। और कई बार एसिड रिफ्लक्स भी हो जाती है गॉलस्टोन सर्जरी के बाद, उसके कारण भी खांसी आ सकती है। तो मैं ये डॉक्टर से सलाह कीजिए अपने, और अगर उनको अभी तक खांसी ठीक नहीं है तो एक बार एटलीस्ट चेस्ट एक्सरे करवा के डॉक्टर से बात कीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम। वेरी वेलकम। सुमित शरण झारखंड से। सुमित शरण जी। हेलो सुमित जी। जी एक्चुअली सर आज मुझे ज्यादा कुछ पूछना नहीं था, मुझे मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे इलाके से बहुत वो लोग पूछ रहे हैं, तो दीपक सर मैं चाहूंगा कि वही लोग पूछे आगे। राकेश लोग हैं। वेरी नाइस सुमित जी, तो वेरी गुड जी। मैं राकेश। हाँ जी बोलिए। आनंद पोदा बोलिए। हेलो सर। हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो। जी मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए आनंद। बोलिए। मैं झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बस इतना जानकारी लेनी थी कि जैसे मैं 20-25 दिनों से घर पे हूँ। हाँ जी। ऐसे और ऑक्सीजन लेवल ये सब जो चेक कराया, मैं सारा टेस्ट कराया, वो सब तो नॉर्मल है, लेकिन अचानक से जो ये मौत का आंकड़ा का जब समाचार सुन लेते हैं, अगल बगल में भी मौत हो चुकी है, तो अजीब सी घबराहट होती है मन में, और अचानक से लगता है कि मेरा सीना दर्द करने लगा है। इसके लिए हमको बचाव के लिए क्या करना है? आखिर तो मैं 25 दिन से घर में हूँ, लेकिन कितने दिनों तक घर में रह सकता हूँ? ये तो संभव नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। घबराहट के लिए क्या करना चाहिए हमको? हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जब आप न्यूज सुनते हो, जब आप आसपास आपके जो लोग हैं जिनको आप जानते हो या पहचानते हो, जब लगता है कि वो बीमार हो रहे हैं, वो सिक हो रहे हैं, तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं कि चाहे डॉक्टर्स हो चाहे पेशेंट्स हो, सबको ही कुछ अमाउंट ऑफ एंजाइटी जो है वो सबको ही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन ऐसी हो गई है। तो मैं यही कहूंगी कि आप 25 दिन से घर पे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप चिंता मत करिए। आप वही कर सकते हो जो आपके हाथ में है। तो बाकी अपना अच्छा खाना खाइए, अच्छी स्लीप लीजिए, वो सब आपके लिए बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम की वजह से तो आप अपना प्रॉपर मास्क पहनिए, हैंड हाइजीन, हाथ साफ करिए, और अगर हो सके तो सोशल डिस्टेंस रखिए। बाकी आप थोड़ा योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को एंजाइटी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा न्यूज भी जरूरी है, हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या हो रहा है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा भी सोशल मीडिया पे होते हो तो कुछ खबरें तो मिस इन्फॉर्मेशन भी है वहां पे, तो आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप एक्सपोजर कम ही हो ना सोशल मीडिया से जितना आपको जरूरत है। और अपना योगा और आपकी बॉडी के लिए और माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, भी बनाएंगे। तो जो जैसे कि मॉर्निंग वॉक 4-5 किलोमीटर तक मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो क्या ये मतलब सही है या गलत है अभी के समय में? मुझे लगता है गलत नहीं है। अगर आप मास्क पहन के जा रहे हैं और प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप घर में भी योगा प्राणायाम कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा। जी जी, थैंक यू वेरी वेलकम। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। नेक्स्ट कॉलर स्वराज सिंह रावत। प्रणाम मैम, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैम मेरे 2-3 सवाल हैं। ये पहला सवाल ये कि जब हम अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है या उसको बुखार या खांसी आ रही है और उसका O2 लेवल गिर रहा है नीचे और उसका अराउंड 94 से वो 90 तक पहुंचता है, तो इस कंडीशन में वो आईसीयू बेड पे जा रहा है या वो नॉर्मल O2 बेड पे अपना ट्रीटमेंट कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे आईसीयू का क्या प्रेफरेंस है वो मालूम नहीं लगता। दूसरा सवाल ये है कि जब सवाल है, हम उसको आंसर करते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो पहला सवाल आपका है कि अगर किसी को फीवर या खांसी है और वो कोविड इन्फेक्शन के कारण खांसी है और अगर उनका 94 से 90% हो रहा है तो क्या उनको आईसीयू में जाना चाहिए? तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन गिर रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। लेकिन वो एक पैरामीटर नहीं है, उसके साथ उनके रिस्क फैक्टर क्या हैं। अगर कोई यंग पेशेंट है और अभी उनको थोड़ा ऑक्सीजन कम हो रहा है, फीवर है, लेकिन उनको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ उनको घर में मैनेज किया जा सकता है। उनको प्रॉनिंग की जा सकती है, घर में अगर अवेलेबल है तो थोड़ा ऑक्सीजन दिया जा सकता है, डॉक्टर कंसल्टेशन के साथ उनको स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। लेकिन अर्ली ऑन स्टेरॉइड्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अर्ली ऑन अगर आप स्टेरॉइड्स देते हो तो वो उल्टा आपका जो वायरस है उसको बढ़ा सकता है और आपकी इम्यूनिटी को कम कर सकता है। लेकिन अगर 7 to 10 डेज के बाद भी अगर उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम हो रहा है या 7 to 10 डेज के बाद उनको फीवर रह रहा है, तब हम चिंता करते हैं कि अभी वायरल रेप्लिकेशन स्टेज से जो नेक्स्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, तो हमें उसकी चिंता होती है। तो ये जो आपने 94 to 90% अलग से नंबर बताया, नंबर वाइज तो हम ऑफ कोर्स चिंता की विषय है, लेकिन अगर हमारे पास पूरा है कि उनका रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, बाकी सब क्या हो रहा है, तो हमें उसके कॉन्टेक्स्ट में ये नंबर रखना पड़ेगा। हम अलग से एक नंबर को लेके नहीं चल सकते। ऑफ कोर्स अगर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो चिंता का विषय है, पर हम उसके बेसिस पे ये डिसीजन नहीं ले सकते कि आईसीयू चाहिए या नहीं आईसीयू चाहिए। वो एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है जो डॉक्टर की सलाह के साथ लेना पड़ेगा कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, बाकी सब क्या हो रहा है और किस स्टेज पे हैं वो, कोविड के अर्ली स्टेज पे हैं, 10 दिन बाद वाली स्टेज पे हैं। अच्छा मैम, सेकंड जो मेरा सवाल ये था कि हम जो इंडिया में रेमडेसिविर की काफी ज्यादा डिमांड है, आइवरमेक्टिन की काफी ज्यादा डिमांड है, तो इसमें मुझे समझ में ये नहीं आता रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन कौन सी स्टेज पे लगना चाहिए। क्योंकि मेरी कुछ अभी हमारे उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है, HNB यूनिवर्सिटी, उनके वाइस चांसलर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आईसीयू में जाने से पहले आइवरमेक्टिन और रेमडेसिविर लगना चाहिए। इसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन सी है। हाँ जी, तो रेमडेसिविर जो मेडिकेशन है वो एंटीवायरल है, वो आपकी वायरल रेप्लिकेशन को कम करती है। तो रेमडेसिविर की जो स्टडी हुई थी पहले, वो इबोला वायरस के उसमें उसकी स्टडी हुई थी कि जब इबोला आया था तो उस चक्कर में ये स्टडी हुई थी कि ये वायरल रेप्लिकेशन को कम करता है। तो अभी जब कोविड आया तो कोविड के कॉन्टेक्स्ट में अभी जो स्टडीज हुई है रेमडेसिविर की, उसमें कोई भी मोर्टेलिटी बेनिफिट नहीं आया है, ये सब अभी तक नहीं है। अगेन ये जो कोविड है अभी भी इवॉल्व हो रहा है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हर हफ्ते हर दिनों बाद जैसे हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये सारी स्ट्रेटजीज चेंज हो रही हैं। बट अभी तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि जो रेमडेसिविर है उसकी जो बेनिफिट है वो है कि वो हॉस्पिटलाइजेशन को कम करता है बाय एवरेज 4 days, ठीक है। लेकिन डेथ रेट में उसका कोई डेथ रेट कम करने में अभी तक हमें स्टडीज में कोई रोल नजर नहीं आया है।
तो रेमडेसिविर की जो इंडिकेशन है वो 5 to 7 डेज में है जब वायरल रेप्लिकेशन मैक्सिमम होती है। लेकिन रेमडेसिविर हमारे यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उन्हीं को दी जाती है जिनकी ऑक्सीजनेशन या तो 94% से कम हो और साथ में उनके चेस्ट एक्सरे या कैट स्कैन में निमोनिया की फाइंडिंग्स हो। अगर उनको हाइपोक्सिया नहीं है तो रेमडेसिविर का कोई इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि रेमडेसिविर ओवरऑल जो तुम्हारा डेथ रेट है उसको कम नहीं करती है अभी तक जो स्टडीज आई हैं, बट वो तुम्हारी हॉस्पिटलाइजेशन को कम करती है। सो रेमडेसिविर का जो रोल था इसलिए था कि ज्यादा लोग हॉस्पिटल में एक टाइम पे ना रहें, अगर हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही है तो बेड्स फ्री हो ताकि और पेशेंट्स को लिया जा सके। तो ये रेमडेसिविर के बारे में है। आइवरमेक्टिन जो मेडिकेशन है उसकी थियोरी है कि वो वायरल रेप्लिकेशन को कम करती है, अर्ली ऑन में भी वो हेल्प करे आइवरमेक्टिन। यूएस में आइवरमेक्टिन अभी अप्रूव नहीं है, हम अपने पेशेंट्स को यहाँ अभी तक आइवरमेक्टिन नहीं देते हैं, तो ये मोर ऑफ इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज्ड है। इंडिया में माइल्ड डिजीज में आइवरमेक्टिन मेरे जो डॉक्टर कलीग्स हैं वो दे रहे हैं, फॉर 3 days कोर्स दे रहे हैं। कुछ थियोरी ये भी है कि आपको अगर एक्सपोजर हुआ है तो आप 1 डोज दे सकते हैं और 72 आवर्स बाद रिपीट कर सकते हैं 12 मिलीग्राम ईच। लेकिन ये जो बहुत है अर्ली है इसमें, बट मैं यही समझती हूँ कि अगर इंडिया में डॉक्टर्स दे रहे हैं आइवरमेक्टिन उसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, और क्योंकि कोविड एक घातक बीमारी हो सकती है तो आइवरमेक्टिन देने अभी तक मुझे लगता है कि ठीक है अगर डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन ये अर्ली स्टेजेस में आइवरमेक्टिन का रोल है, लेट स्टेजेस में नहीं है, क्योंकि ये वायरल रेप्लिकेशन को कम करता है। बट आई ऑल्सो थिंक कि मेरे एक्सपीरियंस में जो हमने पेशेंट्स यहाँ देखे हैं, जो सिक पेशेंट्स होते हैं उनमें काफी सारी विटामिन डी डेफिशिएंसी भी पाई गई है जो कोविड के पेशेंट्स हैं। हमें नहीं पता कि ये कोइंसिडेंस है या विटामिन डी डेफिशिएंसी से उनको ज्यादा सिकनेस होती है। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आप विटामिन लीजिए, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी ही बढ़ाएंगे। तो विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक का रोल है, तो अगर वो उसको थोड़े दिनों के लिए लें तो उनकी इम्यूनिटी बनेगी। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट और हितेश प्रसाद निम्बार्क। हितेश प्रसाद, हितेश आप लाइन पे हैं? हितेश प्रसाद, राकेश। यस सर, हेलो सर। हेलो मैम। बोलिए। मैम मुझे कभी कभी इनहेलिंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम होती है कि जब मैं खाना खाता हूँ उस समय मुझे थोड़ी जोर से सांस लेनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि जब मैं सांस लेता हूँ तो चेस्ट पे आके सांस रुक जाती है, और फिर जब मैं मतलब बहुत ज्यादा ही फोर्स के साथ सांस लेने पड़ती है फिर ठीक लगता है। ये आपको कोविड के सिम्टम्स, आपको कोविड हुआ था? नहीं मैम, नहीं, ये मुझे मतलब लगभग 2-3 मंथ से हो रही है। बीच बीच में होती है कि छूट जाती है, फिर कभी कभी होती है। तो हो सकता है आप अभी बहुत एंजाइटी भी चल रही है, कई बार एंजाइटी के भी यही सिम्टम्स होते हैं। आसपास आप सुनते हो लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो अगर ये बीच बीच में होती है तो मुझे लगता है कि एंजाइटी की वजह से भी हो सकती है। कई बार आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, उसका रीजन हो सकता है। कई बार आप तेज खाना खाते हो तो आप आराम से थोड़ा, जब मैं ऑयली फूड वगैरह खाता हूँ तभी ज्यादातर होती है। हेल्दी खाना खाइए, ऑयली फूड अच्छा नहीं है आपके लिए। तो आपके पास खुद ही सोल्यूशन है। आप बोल रहे हैं जब ऑयली फूड खाते हैं तब होता है, तो आप अपने डॉक्टर खुद है, आप अपनी बॉडी केमिस्ट्री को समझते हैं। बस ये है कि ऑयली फूड अच्छा लगता है खाने में तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप अच्छा खाना फूड खाइए, धीरे धीरे खाइए, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और थोड़ा आप एंटासिड ले सकते हैं। ठीक है, टेक केयर। थैंक यू मैम। ब्रिजभूषण श्रीवास्तव। ब्रिजभूषण, हाँ बोलिए। सबसे पहले सभी को प्रणाम सर। मेरा एक सवाल था सर कि ये जो ब्लड फंगस है ये क्या कोरोना के समान ही मतलब एक दूसरे में फैलता है? हेलो, मैं आपका क्वेश्चन रिपीट करती हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे आपका क्वेश्चन सही समझ आया है। तो आप कह रहे हो कि जो ये ब्लैक फंगस है ये कोरोना के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका? तो ब्लैक फंगस कोरोना हमने यूएस में भी बहुत देखा है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक फंगस बहुत ही रेयर है। मैंने अपने 2 साल से जो मैं कोरोना पेशेंट ट्रीट कर रही हूँ, मैंने एक भी केस नहीं देखा है ब्लैक फंगस का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन अभी ये जो ब्लैक फंगस की जो रिसर्च है वो इवॉल्व हो रही है, तो अभी हमारे पास 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन जितना मैं न्यूज को फॉलो कर रही हूँ या रिसर्च को इंडिया में फॉलो कर रही हूँ, मुझे लगता है कि इंडिया में ब्लैक फंगस में भी इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा दवाइयां
जब कोविड होता है तो हम अर्ली होने कई बार स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स ये सब लेना शुरू कर देते हैं, जो हमारी कोविड इटसेल्फ हमारी इम्यूनिटी को कम करता है ना, वायरस है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर रहा है, आपकी जो अच्छे जो शक्ति है जो हमारे अंदर है, इनेट है, उसको कम कर रहा है। ऊपर से अगर आप बहुत जल्दी ही माइल्ड डिजीज में भी स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी और कम होती है। तो जब भी बॉडी की आपकी इम्यूनिटी कम है तो ये जो रेयर इन्फेक्शन तो कभी कभी होती थी वो आपकी बॉडी को अटैक कर सकती है। और दूसरा जो ऑक्सीजन जब यूज हो रही है और उसमें भी अगर आप उसको प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे हैं, जैसे कई लोग होम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो अगर उसको आप क्लीन नहीं कर रहे हैं, या हॉस्पिटल में जब हाई यूज ऑक्सीजन होती है अगर प्रॉपर उसको, जैसे कई बार हॉस्पिटलाइज पेशेंट में ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दे रहे हैं जो कि जिसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, अगर उसको प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही है तो उससे भी फंगस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हर कोविड पेशेंट को फंगस नहीं होता है। अगर आप घर पे हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं और या आप कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सवाल आपका, खाने पीने में क्या नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? आपकी पर्सनल चॉइस है। वेजिटेरियन खाना मैं प्रेफर करती हूँ वेजिटेरियन खाना ज्यादा खाएं, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन कम होती है। नॉन वेजिटेरियन खाने में इन्फ्लामेशन ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपको नॉन वेजिटेरियन अच्छा लगता है तो आप थोड़ा मॉडरेट क्वांटिटी में खा सकते हैं, बट वेजिटेरियन खाना हमेशा ज्यादा हेल्दी होता है और आपको इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में कम करता है। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग पास 10 मोर मिनट्स हैं, तो प्लीज जो पूछना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए ताकि हम लोग आगे प्रोसीड कर सके। हितेश प्रसाद निम्बार्क, आप हैं लाइन पे? अश्विन जायसवाल बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम ये पूछना था हमें कि पापा को मेरे अभी 2-3 दिन से, जैसे कि वैक्सीन फर्स्ट डोज पापा ले चुके हैं, वैक्सीन की फर्स्ट डोज पापा ले चुके हैं, लेकिन 2-3 दिन से उनको बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो डॉक्टर से जज करवाएं तो नॉर्मल टाइफाइड था। हाँ जी। वैक्सीन की फर्स्ट डोज लिए 2 महीना हो गया है। अच्छा। वैक्सीन की फर्स्ट डोज लिए 2 महीना हो गया है, लेकिन बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। जांच कराएं डॉक्टर से, तो डॉक्टर बोल जिंकोविट और मल्टीविटामिन एक और डोलो 650 ये दिया, लेकिन फिर भी सुस्ती बहुत ज्यादा है उनको, और डायबिटिक पेशेंट है। तो कई बार रह सकती है वैक्सीन के बाद भी, क्योंकि वैक्सीन जो है इंडिया में किल्ड वायरस है, जो कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, सबको लेनी चाहिए। लेकिन वो किल्ड वायरस है, बॉडी जो है इम्यूनिटी बना रही है अभी कोविड के कारण। और कुछ ये भी है कि उनको कोविड एक्सपोजर हुआ हो और अभी वैक्सीन जो है कर रही है, लेकिन थोड़ा बॉडी ज्यादा टाइम ले रही है। तो वीकनेस तो काफी टाइम तक रह सकती है अगर उनको कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है। आई थिंक ऑक्सीमीटर से मैम, उनको ऑक्सीमीटर से प्लीज बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कमजोरी काफी टाइम तक रह सकती है। अपना अच्छा खाना खाएं, विटामिन खाएं, और जैसे आप कह रहे हो कि अगर फीवर होता है तो डॉक्टर ने पैरासीटामोल डोलो दी है तो आप वो खा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि करने की जरूरत। और मैम एक और इन्फॉर्मेशन लेना था उसी से रिलेटेड, पापा के लिए ही। तो जैसे उनको मेन प्रॉब्लम है हिप में सेक्रेलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मिल पाए तो। वो कोविड से रिलेटेड तो नहीं है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हिप में। कोविड से रिलेटेड नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज हमेशा हेल्प करती है। बाकी कुछ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट करके आते हैं, ओवर द काउंटर है। अभी 2 डॉक्टर को दिखाए हैं, एक ऑर्थो को, एक फिजिशियन को दिखाए हैं, तो उन्होंने भी क्लियर नहीं किया है कि ये सेक्रेलाइटिस ही है या क्या है, अभी तक क्लियर नहीं है वो। और फिर दोबारा डॉक्टर के जा नहीं सकते हैं कोविड की वजह से। ये समझोगे कि ये बिनाइन प्रॉब्लम है। अगर अभी कोविड चल रहा है, हॉस्पिटल्स में भी एक्सपोजर है, तो अगर उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है तो अभी आप इसको थोड़ा बैक एंड डाल दीजिए। जब एक बार कोविड की सिचुएशन ठीक होगी तब आप अपने डॉक्टर से सलाह करके जो भी टेस्ट होंगे उनको करवा सकते हैं, लेकिन अभी आपको उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैम अभिषेक पासवान MRI टेस्ट कराएं, अश्विन, मुझे नहीं लगता कि अगर आप उनको कुछ ऐसे कमजोरी पैरों में नहीं लग रही है, कुछ न्यूरोलॉजिकल वीकनेस नहीं है,
पैरों में कमजोरी है मैम, पैरों में कमजोरी है, बैठने में दिक्कत है पापा को। तब आप अपने डॉक्टर से सलाह कर लीजिए, फिर जो भी आपको डॉक्टर सेक्रोलाइटिस के लिए टेस्ट कह रहे हैं तो आप करवा लीजिए। तो उसका डायबिटिक पे कोई इफेक्ट मैम, क्योंकि डायबिटिक भी पापा हैं। किस चीज का डायबिटीज से इफेक्ट? नहीं, सेक्रोलाइटिस की वजह से डायबिटीज पे कोई इफेक्ट अप एंड डाउन? डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसका डायबिटीज से रिलेटेड। ओके मैम, थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू। वेरी वेलकम। चतुर्वेदी जी, हरियुद्ध चतुर्वेदी, हरियुद्ध चतुर्वेदी। नेक्स्ट कॉलर कौन है लाइन पे? गैलेक्सी। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, सो नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, मैं नीरज त्यागी बोल रहा हूँ, दादरा नगर हवेली से। हाँ जी। मुझे 5 तारीख को बुखार आया था, शुरुआत हुई थी, और मैंने डोलो शुरू किया था। उसका 7 तारीख से डॉक्टर ने एंटीबायोटिक और डोलो और कुछ विटामिन शुरू किए थे। उसके बाद 12 तारीख से 12 तारीख के बाद से, हेलो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। 12 तारीख के बाद से कुछ एंटी एलर्जिक भी शुरू कर दी थी मेरी उन्होंने, डॉक्टर साहब ने। और मेरे कुछ सीआरपी की रेटिंग बढ़ी हुई थी, जो चली गई थी 40 तक। 14 तारीख की रिपोर्ट में वो ठीक हो गई, मतलब लगभग 6 के आसपास आ गई सीआरपी। और डी डाइमर भी जो 292 था, वो भी 190 के करीब था सेकंड रिपोर्ट में। तो अभी क्या है कि एक तो वीकनेस बहुत ज्यादा है इस समय, और ऐसा लग रहा है जैसे कफ चिपटा हुआ है गले में हर जगह। और आज सुबह अचानक से बुखार आ गया, जबकि पिछले 5 दिनों से कोई बुखार नहीं था। तो क्या ये नॉर्मल है, पोस्ट कोविड रिकवरी पीरियड है, या कुछ डरने वाली बात है? तो बुखार कभी कभी आपको आ सकता है, बीच में देर तक भी रह सकता है। आपके नंबर सब ठीक लग रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो कि आपका सीआरपी भी नॉर्मलाइज हो गया है, आपका डी टाइमर भी नॉर्मल है, ओवरऑल आपको कोई सांस की दिक्कत नहीं लग रही है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा दवाइयां भी अच्छी नहीं है आपको। अगर ये आप एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक अभी भी ले रहे हो तो आपको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार ज्यादा दवाइयां भी आपको खराब करती हैं, तो आप डोलो ले सकते हैं। अगर आपको फीवर आ रहा है, आप वाइटामिन ले सकते हैं। अगर आपका फीवर और 3-4 दिन में नहीं ठीक होता, या हाई होता है, या आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। लेकिन आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर मंगाइए, क्योंकि आपके 15 दिन हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसा पीरियड है जिसमें आपको इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हैं। बट आपके नंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो नंबर्स के हिसाब से आपकी इन्फ्लामेशन कम हो रही है। तो अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर सही रह रहा है, आप 6 मिनट वॉक टेस्ट कर सकते हैं। आप 6 मिनट वॉक करिए, फिर अपना पल्स ऑक्सीमीटर चेक करिए, अगर 92 से ऊपर है, और तब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और मुझे स्टेरॉइड भी शुरू कर दी थी डॉक्टर ने 14 तारीख को, तो 14, 15, 16 3 दिन हो गए हैं। अगर आपने स्टेरॉइड का कोर्स डॉक्टर को कर दिया है तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा इन्फ्लेमेशन, मेरे हिसाब से तो आप स्टेरॉइड्स की भी जरूरत थी, क्योंकि आप लेकिन अगर डॉक्टर ने शुरू कर दिया। ठीक है। गैलेक्सी नेक्स्ट प्लीज। मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ मैम, मेरा अभिषेक पासवान, मेरा छूट गया है अभी मैम। मेरे को ब्रेन ट्यूमर है। वो मेरे को 5 महीने पहले से पता चला, दिसंबर के लास्ट से पता चला मेरे को। हाँ जी। मेरे आंखों पे इफेक्ट पड़ा, मेरे राइट आई पे, जो कि राइट आई मेरा राइट साइड मूवमेंट बंद हो गया है। हाँ जी। हाँ, तो मैंने मतलब मेरे को उस टाइम तक लगा था कि आंखों में प्रॉब्लम है। जब आंख दिखवाया मैंने, तो फिर एमआरआई में पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है। तो मैं सीएमसी विजिट किया लास्ट मंथ। तो उन्होंने रिकमेंड किया मेरे को ऑपरेशन के लिए। हाँ जी। तो मैम मतलब ये लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन ही है? ब्रेन ट्यूमर के तो हम एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए हम आपका आंसर नहीं कर सकते। और इसमें वैसे भी सिर्फ ब्रेन ट्यूमर होना, तो एक ये भी पता होना चाहिए ना कि कितना फैला है और कहाँ पे है। तो ये जो डिसीजन बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, तो मैं
कहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से, आपके जो कैंसर डॉक्टर हैं उन्हीं की सलाह फॉलो करिए। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप एक सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। डॉक्टर्स अपनी तरफ बेस्ट करते हैं, लेकिन हर डॉक्टर का एक्सपर्टाइज थोड़ा डिफरेंट होता है। यस मैम। और आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे पता है कि बहुत एंजाइटी होती है जब हेल्प आ जाता है, बट ब्रेन ट्यूमर भी अगर अर्ली स्टेजेस में है तो अच्छी ट्रीटमेंट्स हैं आउट देयर। तो आप ट्रीटमेंट यस ज्यादा मैम। डिले, जो आपको डॉक्टर कह रहा है आप वैसे ही उसकी गाइडेंस फॉलो करिए। आप अपना जो डायग्नोसिस है और आपका रिपोर्ट है हमारे को ईमेल पे भेज सकते हैं, हम बाकी डॉक्टर से कंसल्ट करके थैंक यू मैम। और अगर कुछ भी एडवाइस होगी तो आपको बता सकते हैं इस बारे में कि क्या करना चाहिए। तो इतना हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज ओके हरियो सर। चतुर्वेदी जी प्लीज। ओके सर। आपकी आवाज नहीं आ रही हरियो, आप अपना अनम्यूट करिए हाँ, प्लीज। हेलो सर। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ है, उनकी एज है 30 इयर्स ओल्ड, हाँ जी और उनकी मैम किडनी की ट्रीटमेंट चल रही है। उनका क्रेटनिन लास्ट दिसंबर में भी 4.3 था, अभी 3 मंथ से ट्रीटमेंट चल रही है, स्टिल 4.3 है। हाँ जी ड्यू टू कोविड मैम ओपीडी वगैरह ट्रीटमेंट नहीं चल पा रही है, ओपीडी वगैरह क्लोज हो चुकी है एम्स में यहाँ पे दिल्ली में। हाँ तो जी। अब मैं डॉक्टर से ये कंसल्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या उनको वैक्सीन लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है उनको, ये मुझे कंफर्म उनको, करना है। आपको उनको डायग्नोसिस पता है कि उनको क्यों क्रेटनिन 4.3 है? क्या डायग्नोसिस है किडनी और का? मैम क्योंकि अभी तो स्टिल इन्वेस्टिगेशन हेलो ही है सारी प्रोसीजर। एक्चुअली क्या था कि मैम आज से 2 साल पहले मेरी एक बेबी हुई थी, जिसमें हमें फर्स्ट टाइम उस टाइम में डायग्नोस हुआ कि इनकी क्रेटनिन लेवल जो है 2 है इनके। हाँ जी हाँ उसके जी बाद से जब हम डॉक्टर के पास गए, 2-3 डॉक्टर के पास गए, फाइनली उन्होंने कहा कि एम्स से आप ट्रीटमेंट करवाइए क्योंकि वहाँ बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। तो हाँ वहाँ जी पे जब हम गए तो वो कह रहे थे कि बीपी हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम होती है इनको, मेरे वाइफ को। हाँ तो जी हाँ वो जी। कह रहे कि बीपी भी एक रीजन। हेलो, आपकी आवाज रुक गई है बीच में। हेलो, हेलो। उनकी आवाज बीच में रुक गई है। हरियो तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जब तक नेक्स्ट कॉलर लेते हैं हम। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट कॉलर प्लीज। हमारे पास 5 मिनट और हैं, तो जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे 5 मिनट पूछ लीजिए। हरियो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ, सर, आप अपना मैं डॉक्टर क्वेश्चन पवन हरियो शुक्ला चैट बोल बॉक्स रहा में हूँ। कर सकते हैं। हाँ, पवन शुक्ला बोलिए जी। जी सर, मैं कल भी बात किया था, तो कल मैंने बताया था कि मैं 3 अप्रैल को कोविड का टेस्ट वाले कोविशील्ड लिया था फर्स्ट डोज, और उसके बाद 12 अप्रैल को मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था। 19 अप्रैल को कोविड निगेटिव हो गया था, जो भी इलाज बताया गया था उसके द्वारा। हाँ जी और फिर मुझे जो है मुझे बॉडी पेन बहुत हो रहा था। तो कल मैं बात आपकी टीम से किया था डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि आप शुगर खाने के पहले और खाने के बाद करवाया। तो खाने के पहले 105 थी और खाने के बाद 116 थी। तो फिर बॉडी पेन का क्या कारण हो सकता है? कोविड के बाद बॉडी बॉडी पेन तो तक रह सकता है में कई बहुत लोगों। पेन हो रहा था। हाँ जी। सो बॉडी पेन्स जो है कोविड के बाद काफी हफ्तों तक रह सकते हैं, कई बार काफी महीनों तक भी रह सकते हैं। कुछ 10% ऑफ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म भी रह सकते हैं। अभी कई लोगों को कमजोरी लगती है, दिमाग नहीं चलता, तो ये सारे जो लॉन्ग कोविड के कारण और कई बार महीनों तक रह सकते हैं। अगर आप ऐसे लग रहा है तो मुझे लगता है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। बाकी आप विटामिन डी और विटामिन सी खा सकते, विटामिन डी खा सकते और मल्टीविटामिन खा सकते हैं, जी ताकि आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। कई बार कैल्शियम विटामिन डी की कमी से भी बॉडी एक्स होते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना अच्छा खाना खाइए, आराम करिए। ये कई बार महीनों महीनों रह सकता है। मुझे पता है कि प्रॉब्लम होती है जब आपको बॉडी एक्स हो रहे हैं। आपका शुगर लेवल तो ठीक आया है जो जैसे आपने बताया है, लेकिन आप बीच बीच में शुगर भी चेक करते रहिए कि कहीं आपको डायबिटीज ना हो। जी, तो मैंने 110 और 116 था। भोजन के पहले 110 था, भोजन के बाद 116 था 2 घंटे बाद। तो आपकी वो सही तो रेंज ही है, हाँ, वो सही रेंज सही है है। आपकी। हाँ जी हाँ जी। जी जी जी, ठीक, धन्यवाद मैडम, प्रणाम। टेक केयर, प्रणाम। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आपकी आवाज हाँ जी। तो हाँ हाँ मैम, डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। हाँ, हाँ तो मैं आपको
कहूंगी हरिओद, अभी पता नहीं एग्जैक्टली उनको किडनी क्यों है, लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी है, तो अभी तक मेरे ख्याल से जो मैंने इंडिया में वैक्सीन थोड़ी डिफरेंट है जो हमारे यूएस में है, कि मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, किडनी डिजीज एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो उनको वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज है, तो उनका रिस्क फैक्टर भी जो है, अगर उनको कोविड होता है तो उनको सीरियस रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से वैक्सीन लेना चाहिए। बाकी आप उनके डॉक्टर से भी एक बार सलाह कर सकते हैं। एक्चुअली मैम प्रॉब्लम यही हो रही है कि डॉक्टर से हम कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, सारी ओपीडी वगैरह बंद है वहाँ पे, तो मेरे ख्याल से इस उनको वजह से। बाकी आप उनकी रिपोर्ट में भेज सकते हैं, तो जितना हो सके आपको हेल्प कर सकते हैं कि एक बार देख के, बट जो अभी आप बता रहे हो तो उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो जी मैडम, एक छोटा सा प्रश्न भूल गया था जी, कह रहे थे। हेलो हेलो जी, उस कल से मुझे लग रही थी, कल से मुझे थोड़ी सांस, जैसे नाक में जलन टाइप की हल्की हल्की होती है। आप मुझे अपने पूरे सिम्टम्स बताएंगे, आपकी उम्र क्या है और आपको क्या होता है? जी 45 साल है अभी मैं। हेलो तो उसमें 2 दिनों से मुझे बॉडी पेन के साथ साथ जैसे नाक में सांस, जैसे कोविड के समय जब मैं पॉजिटिव था तो ज्यादा गर्म लगती थी, लेकिन हल्की हल्की गर्माहट जैसे लगती है सांस लेने में। अच्छा अच्छा, तो आपको कोविड टेस्ट, आपसे मैं पहले भी बात कर रही थी, आप अपना शुगर के बारे में बता रहे थे। हेलो जी हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या मैडम? जी आवाज नहीं जा रही थी क्या मैडम जी? आपकी आवाज बीच में कट रही है, तो आप दोबारा से बताइए जरा, क्या कह रहे हैं आप, क्या हो रहा है आपको? जी कह रहे हैं जैसे कोविड के समय जब पॉजिटिव हुआ था मैं 12 तारीख को, 12 हाँ जी अप्रैल हाँ जी। को, तो उस समय जैसे सांसें गरम गरम, बहुत सांस उस समय जल रही थी, आंख से जलन हो रही थी, तो बाकी हाँ जी सिम्टम तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सांस जो है कल से लगता है कि जैसे सांस गर्म हो रही है मेरी, खींचते समय अंदर गर्मी जैसी लगती है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको घबराने की कोई जरूरत है। आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर लीजिए, अगर आपकी ऑक्सीजनेशन 94% से ज्यादा है, आप चल फिर रहे हैं, आपकी ऑक्सीजनेशन 99 है, तो तब आपको दिक्कत 99 ऑक्सीमीटर है। तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े सिम्टम्स हैं, बॉडी एक्स, थोड़ा अजीब लगना, टायर्ड लगना, वो सब कई बार हफ्तों के लिए भी रह सकता है। जी ठीक है, धन्यवाद मैडम। हाँ जी, धन्यवाद। हेलो मैम, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए। मैम एक्चुअली मैं जामताड़ा, झारखंड के जामताड़ा से एक छोटे से गांव से हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि कोविड का वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है, या फिर बहुत किसी को लगता है कि उनके अंदर कोई इंटरनल बीमारी होगी जो उसको पता नहीं होगा, जिसके कारण उनको कुछ हो सकता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये वैक्सीन किसको नहीं लेना चाहिए? मुझे लगता है कि ये वैक्सीन सबको लेना चाहिए, जितने लोग ले सकते हैं। उल्टा अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको तो और ज्यादा चांसेस हैं कि अगर उनको कोविड होता है, तो जैसे किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको तो और ज्यादा चांसेस है कि अगर उनको कोविड होता है तो उनके ज्यादा भयंकर कोविड होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से तो वैक्सीन सबको लेना चाहिए। अगर कोई कीमोथेरेपी पे है तो ऐसे पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए कि कब वैक्सीन ले सकते हैं, क्या टाइमिंग्स हैं। और अगर किसी को कोविड हुई है और तो अगर नेगेटिव आने के बाद कितना दिनों बाद वो वैक्सीन का डोज ले सकता है? आइडली 6 से 8 हफ्ते बाद वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में क्योंकि वैक्सीन शॉर्टेज है। कभी कभी इम्यूनिटी जो तुम्हारी है वो 3 महीने तक भी रह सकती है। हर बंदा अलग है, कईयों में इम्यूनिटी 6 हफ्ते तक रहती है, कईयों में 12 हफ्ते तक रह सकती है। तो तुम 3 महीने वेट कर सकते हो, बट आपको वैक्सीनेशन तो लेना ही चाहिए अगर आपको कोविड से रिकवर भी हो।
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Take. मैम मैं सुराज रावत अगेन उत्तराखंड से। एक लास्ट सवाल मेरा, जो भी इस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए किसी ने बताया डी डाइमर वैल्यू के लेकर। अभी बीच मेरा एक दिल्ली में स्कूलिंग के टाइम में एक मेरा फ्रेंड था, उसको अभी हाल फिलहाल में कोविड हुआ था। तो कोविड ऑलमोस्ट वो ठीक होके घर आ गया था, मगर सडनली उसको 3 दिन बाद वो एक्सपायर हो गया। तो जब डायग्नोज उसको चेक करा गया तो बताया, डॉक्टर ने बताया कि इसको हार्ट अटैक आया था। तो ये हार्ट अटैक आने का कारण इसलिए होता है कि कोविड के दौरान एनॉक्सप्रिन यूज नहीं होता है ब्लड को, जो थिकनेस होती है उसको पतला करने के लिए, या कोई और भी चांसेस है इसके? हार्ट अटैक के कई रीजन हो सकते हैं। अगर आपका ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड है और आपका जो लंग्स में ब्लड क्लॉट है, तो आपको हार्ट को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रही है, उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोविड है, कुछ मरीजों को हार्ट पे डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है, जिसको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं, हार्ट की मसल्स पे अफेक्ट करता है। तो ऐसे हर बंदा जो हॉस्पिटलाइज होता है या रिकवर होके बाहर जाता है, हर बंदे को नहीं होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस इधर और उधर आए हैं जिनमें ठीक हो गए, और उसके बाद जैसे आपने बताया, एंड आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट योर फ्रेंड कि ऐसे हो गया। तो इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, और मुझे लगता है कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो उनका डी डाइमर तो चेक होता ही है, पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और अगर उनका डी डाइमर बड़ा होता है तो उनको ब्लड थिनर भी दिए ही जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो रीजन होगा। अनफॉर्चुनेटली उनकी हार्ट मसल अफेक्ट हुई होगी, बट बिना सब जाने हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि क्या क्या है। तो मैं यही कहूंगी कि जब आप हॉस्पिटल के बाद डिस्चार्ज होते हैं तो थोड़ा विजिलेंट रहें, अपनी ऑक्सीजनेशन चेक करते रहें। अगर आपको कुछ चेस्ट पेन लगता है तो अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए या वापस हॉस्पिटलाइज हो जाइए। तो जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके निकलते हैं तो पहले जो हफ्ता 10 दिन होते हैं उसमें थोड़ा और विजिलेंट जरूरत है। थैंक यू मैम। वेरी वेलकम, टेक केयर। नेक्स्ट। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए। जी मैडम, आप कल नहीं दिख रही है, आप अपना इंट्रोडक्शन। जी जी मैम, एक्चुअली मैं सुमित बोल रहा हूँ। मेरा आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। एक्चुअली मैडम, मैं सुमित है। मैं सोशल वर्कर हूँ झारखंड में। एक्चुअली मैं कल जुड़ा भी था, तो आज मैंने कई लोगों को जोड़ा था जिन्होंने आपसे पूछा, लगभग 6-7 लोग थे। तो उनका थैंक यू मैडम, उनको आपने मदद की। और एक्चुअली मैं एक और बात पूछना चाह रहा था मैडम, दीपक सर से भी, अगर वो भी मुझे सुन रहे हो तो। एक्चुअली मैं एक ट्राइबल एरिया में भी काम करता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जहाँ पे ओपीडी हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो क्या एक दिन आप लोगों का ऐसा कुछ समय मिल सकता है कि मैं उनको अपना लैपटॉप या फोन लेके, उनके इलाके में नेटवर्क भी हर जगह नहीं होता था, एक खास जगह पे मैं जाऊं और वो अपनी बात को अपनी भाषा में बताए, मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊं। और इस टाइप का कोई एक टाइमिंग हो जाए, क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ मैडम इतनी ज्यादा केसेस हैं कि 144, जो एक बच्चे ने आपसे बोला भी कि लोग वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे हैं, वो भी हमारे ही इलाके का है। तो वो एक्चुअली जी मैडम, और बहुत वो कैंसर पेशेंट वगैरह जो भी थे वो सब हमारे इधर है। तो मैडम एक्चुअली दिक्कत ये आ रही है कि वो ट्राइबल एरिया में जागरूकता की बहुत कमी है। वैक्सीन की अब उतनी कमी नहीं है जितनी आज से 1 सप्ताह पहले थी। अब लोग, जैसे कल का रजिस्ट्रेशन जो था हमारे इलाके का, वो 1800 लोगों का था, लेकिन सिर्फ 834 लोगों ने लिया। तो क्या आप लोग एक समय दे सकते हैं? 144 यहाँ लागू है, यानी एक साथ 4 लोग उससे ज्यादा जमा नहीं हो सकते, यहाँ पे लागू है कानून, तो अभी कोविड के कारण। तो अगर आप लोग ऐसा कुछ करें, समय हो तो मैडम, मैं भी बात करके उनसे, उनके घर आपकी
आपकी आवाज कट रही है सुमित जी। आपको मुझे आपकी बात समझ आ गई, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपको मेरी आवाज सुन रही है? आपको मेरी आवाज सुन रही है? हेलो सुमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जो आप इतना फील्ड पे काम कर रहे हैं, अपना वहां जाके और सबकी मदद कर रहे हैं। हमें आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है और बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम लोग अपना टाइम देना चाहेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम है और मैं दे सकती हूँ, पर मैं आपको यही कहूंगी कि आप दीपक जी से कोऑर्डिनेट करिए एंड आई एम श्योर दीपक जी विल डू हिज बेस्ट आपकी हेल्प करने के लिए। तो अगर वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं जो अवेलेबल हैं सेवा करने के लिए। तो बट आप दीपक जी से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको रीजनल लैंग्वेजेस भी आती हैं, तो वो भी अगर मदद हो सकती है तो हम करने के लिए तैयार हैं। हेलो प्रॉब्लम भी एक प्रॉब्लम, एक्चुअली इसके कारण दिक्कत हो जाती है। जी मैडम आ रही है आवाज? अच्छा ठीक है। तो आप मुझे नहीं पता अगर दीपक जी अभी भी इस कन्वर्सेशन में है। मुझे लगता है कि वो शायद सॉरी मैं अनम्यूट था, तो आई एम इन द कन्वर्सेशन। तो मैं सुमित जी, स्वराज जी, सबको बोलना चाहता हूँ, बाकी जितने सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं अशोक जी की वजह से, तो हम आप सबको लिए एड्रेस करना चाहते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे जो अमेरिका में काफी बिजी रहते हैं, उसके बावजूद में आज इंडिया की करंट सिचुएशन के बेस पे और सबको मन में पेन है और सब अपना टाइम निकाल के इंडिया की हेल्प में और अपने लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, नीचे तबके के हैं, जो डॉक्टर्स को पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनको हम जरूर चाहेंगे। और आप अपना टाइमिंग्स बताइए, आप अपना कुछ बताइए, हमारे से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं एनआरआई फेडरेशन के द्वारा, और हम लोग आपको एक टाइमिंग सेट कर सकते हैं, एक बना सकते हैं प्रोग्राम की किस तरह से हम उनकी हेल्प कर सके, उनको गाइडेंस दे सके। आप एक लैपटॉप दूर रख के उनको वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी बता सकते हैं कि ये प्रिकॉशन रखना चाहिए अमेरिका से डॉक्टर्स आपको, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ सके। हम जो भी बैठे यहाँ से कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। आप हमारे को बताइए कैसे हम कर सकते हैं। आप हमारे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, अशोक जी के पास सब डिटेल्स है हमारी, और जो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे सारे डॉक्टर्स रेडी हैं। जो भी इंडिया के लिए करना चाहो, लोकल लोगों के लिए, छोटे लोग, जो मतलब जो गरीब लोग हैं स्पेशली, जो कहीं अवेलेबल पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनकी मदद करके हम सबको बहुत खुशी होगी। हाँ जी, और दीपक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये होस्ट कर रहे हैं और जितने लोगों को ये हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे हैं। और हम यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल हैं ये सेवा करने के लिए। लेकिन आप लोग जो फील्ड पे हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हम दूर बैठ के, हम तो यहाँ से कंसल्टेशन या एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ जो फील्ड पे हैं, रिस्क लेके पॉपुलेशन में जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है और इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी रिमाइंड करती हूँ कि आप सब वैक्सीनेशन लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे है, जितनी जल्दी हो सके आप वैक्सीनेशन लीजिए। और अपना पूरा जो प्रिकॉशंस है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड हाइजीन करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका हेल्दी होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप ये सेवा करते रहिए और आप अपने लिए और अपनी फैमिली की भी प्रोटेक्शन एट द सेम टाइम बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू दीपक जी फॉर होस्टिंग दिस। और आगे भी अगर आपको जरूरत होगी तो आई विल बी अवेलेबल। डेफिनेटली शिखा जी, हम लोग यही टाइम पे रोज करते हैं, तो आपका एडवाइस बहुत हेल्पफुल रहा। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड सेशन, और हम सबको थैंक यू बोलते हैं। और आज का अशोक जी श्रीवास्तव को थैंक यू बोलते हैं, और पूजा पटेल जिन्होंने काफी इनिशिएटिव लिया, और मनदीप जी जो हमारे साथ रेगुलर जुड़ते रहे हैं, और बाकी जितने सोशल एक्टिविस्ट इंडिया से जुड़े हैं। और अशोक जी वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन हम फिनिश करते हैं, और जो भी हमारे साथ अब कल आप सेम टाइम पे वापस जुड़ेंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन भिजवा देंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड डे फॉर एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू।